Good morning to all. Topic for today is dynamic equilibrium. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि dynamic equilibrium क्या होता है. When rate of forward direction and rate of reverse direction becomes equal to each other, ठीक है, दोनों एक दूसरे के equal हो जाएं, but in opposite direction. जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही रिएक्शन रिवर्स में भी जाए और वो दोनों जो हैं वो इक्वल रेट पे इक्वल स्पीड पे जब प्रोसीड करते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम डबल एरो यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट बना हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड. तो जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं. तो जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसी स्पीड के साथ ये प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देता है और इसमें एक जो है वो इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन जब इक्वल आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब इसको हम एक ग्राफ के ज़रिए से समझ लेते हैं. जैसे अगर ये हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन और ये हम टाइम देख लेते हैं. ठीक है, 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और इसी तरह से जो टाइम आगे मूव कर रहा है. और ये हमारे पास स्पीड हो गई. तो जब एक रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, वो ज़ीरो से अगर कहें तो वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो पे होता है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, वो लोअर नंबर्स की तरफ आना शुरू हो जाती है. और जो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन है उसकी स्पीड या रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. फिर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों का रेट जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाता है. ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया. अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. वो कोई भी टाइम हो सकता है. ठीक है, जितना रेट जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड स्पीड में मूव कर रहा है उसी स्पीड से रिएक्शन जो है वो रिवर्स स्पीड में भी मूव कर रहा है. इस पॉइंट को हम बोलते हैं ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है. ठीक है, तो हम इसको फर्दर आगे डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन की ही एग्जांपल से हम देख लेते हैं. इसको हम डबल एरो के ज़रिए से शो करेंगे और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा. ठीक है, अब स्टार्ट में हम देख लेते हैं कि क्या होता है. रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास और ये है टाइम. तो जब स्टार्ट हुआ हमारे पास रिएक्शन तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ कि जितने भी हाइड्रोजन और आयोडीन हैं इनकी कंसंट्रेशन, इनकी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा थी. इसलिए हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा थी. लेकिन उस टाइम पे हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद नहीं था, इसलिए रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़ीरो पे था. फिर उसके बाद रिएक्शन ने प्रोसीड किया. आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो गए और प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो गए. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ने क्या किया कि रिवर्स या डिकम्पोजिशन का रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो गया. फिर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो और ज़्यादा स्लो डाउन हो गया और रिवर्स रिएक्शन और स्पीड अप हो गया और फिर एक जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम का एक जो है वो पॉइंट अटेन हो गया. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्टार्ट में जब रिएक्शन की तो उस टाइम पे हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी अमाउंट बहुत
कम होती है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है और रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। स्टार्ट में जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है और जो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है या बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे डायरेक्शन प्रोसीड करता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन स्पीड अप हो जाता है और फिर जो है वो दोनों एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप कर लेते हैं और उनकी स्पीड जो है वो सेम हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में फ़र्क क्या होता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे H2 प्लस I2 ने मिल कर क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं या डिकम्पोज होते हैं और उसकी सूरत में रिएक्टेंट्स बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसने हाइड्रोजन और आयोडीन बना दिया, तो ये हमारे पास है रिवर्स डायरेक्शन। उसके बाद जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है वो जाता है लेफ़्ट टू राइट जाता है, ठीक है, और जो रिवर्स डायरेक्शन होता है वो राइट टू लेफ़्ट जाता है। मतलब ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन का डायरेक्शन है। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो ये स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स ही मौजूद होते हैं, तो वो जल्दी से केमिकली कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जो रिवर्स डायरेक्शन होता है वो स्टार्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल या ज़ीरो होता है क्योंकि उस सूरत में हमारे पास प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डिकम्पोज हो, ठीक है, इसलिए वो स्टार्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्टेंट्स कम हो जाते हैं तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है और प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस सूरत में फिर जो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। तो अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के कुछ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। तो इस टॉपिक को गौर से समझिएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसका पॉइंट है वो है इट कैन बी अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको अचीव करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम है वो क्लोज्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्जांपल एक देख लेते हैं, प्लस CO2 goes to CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको अगर हम डिकम्पोज करें CaCO3 का डिकम्पोजिशन है CaO प्लस CO2, तो ये रिएक्शन तभी हमारे पास जो है वो इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसीड कर सकता है या डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है जब ये सिस्टम क्लोज हो, ठीक है। अगर हमारा ये जो कंटेनर है जिसमें हमने डिकम्पोजिशन और कैल्शियम कार्बोनेट को देख रहे हैं ये क्लोज नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से एवापोरेट हो जाएगी। अगर एक रिएक्टेंट भी हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो वो दोबारा से रिएक्शन करके तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो उसको नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसलिए ये सिस्टम क्लोज होना चाहिए ताकि अगर कोई गैस जो है वो हमारे इस रिएक्शन के अंदर मौजूद है तो वो वहाँ से एवापोरेट नहीं हो बल्कि दोबारा से वो रिएक्शन करके तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो उसको बना सके। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि सिस्टम जो है वो हमारा क्लोज होना चाहिए, जो कंटेनर है वो हमारा क्लोज होना चाहिए जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है टेकिंग प्लेस एट सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है उतना ही रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन जितना फॉरवर्ड साइड पे मूव कर रहा है वो उतना ही रिवर्स साइड पे भी वो रिएक्शन उसी तरह से मूव कर रहा है। उसके टाइम पे हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होगा, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, नॉट इवन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हमारा सिस्टम क्लोज है तो जितने रिएक्टेंट्स मौजूद हैं वही मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे,
ठीक है, और जितने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वही टूट कर दोबारा से या डिकम्पोज होकर वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो इसमें ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें अमाउंट जो है वो चेंज नहीं हो रही, हमारा कोई भी कंपाउंड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा या वहाँ से एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो जितने रिएक्टेंट्स थे उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इवन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी चेंज नहीं होंगी, जैसे उनका कलर चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी वगैरह जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारा सिस्टम जो है वो क्लोज है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो हम किसी भी साइड से उसको अटेन कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स की साइड से भी और प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखाया है कि ये रिएक्शन जो है वो हम कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर रिएक्शन करवाएं तब भी ये इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। और अगर हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट की सूरत में कैल्शियम कार्बोनेट ही मौजूद है तो वो भी जब डिकम्पोज करेगा तो ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। तो चाहे हम जो है वो रिएक्टेंट से अपने रिएक्शन को स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से रिएक्शन को स्टार्ट करें, तो हर सूरत में रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमने रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया है तो फिर भी दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। जैसे अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से रिएक्शन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, अमोनिया बनाया। हमने क्या किया, जितना प्रोडक्ट बना उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में अटेन हुई थी वो तो डिस्टर्ब हो गई। फिर क्या होगा, दोबारा से ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर एक ऐसे पॉइंट पे जो है वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को डिस्टर्ब भी कर दें तो फिर से जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की जो अमाउंट्स होंगी उनको जो है वो रिएक्शन दोबारा से उन कंडीशंस पे जो है एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो सेट कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स का आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है।